हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन का एक आर्टिकल होगा द हिंदू के, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी। तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए देखिए जीएसटी पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। मेंस में तो स्पेसिफिकली जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑन जीएसटी। ओके, तो लेकिन अब जीएसटी के बारे में ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप अपने जीएस2 के पर्सपेक्टिव से भी अगर जीएसटी को पढ़ते हैं तो देन ऑफ कोर्स इट इज अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म। पर इस साल के लिए बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि हर चीज का, हर एक्ट का जो क्रिमिनल डायमेंशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस जो 48th जीएसटी काउंसिल से हमें रेकमेंड किया गया है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंड करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। हेंस आई वुड मेक श्योर दैट द थिंग्स बिकम सिंपलर फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है दिसंबर 17 को, उसका ये एक्सर्प्ट है। उससे रिलेटेड क्या क्या कंक्लूजन्स हुए हैं। जो जीएसटी की काउंसिल है, ऑफ कोर्स इट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, करंटली जो निर्मला सीतारमन जी हैं, और उन्होंने रेकमेंड किया है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस को, देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी ऑफेंसेस हैं, जीएसटी एक्ट जो है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, वो सारे ऑफेंसेस जितने भी हैं वो सेक्शन 132 में मेंशन है। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज कर जाएंगी, इसलिए कुछ एडिशनल चीजें हैं। आई हैव अ लिटिल डॉक्यूमेंट फॉर यू, तो हम वहां से भी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं व्हाट वाज प्रीवियसली क्रिमिनलाइज्ड अंडर जीएसटी। ये सब कुछ बहुत ही हम कर्सरी रीडिंग देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, पहले क्रिमिनलाइज जीएसटी के अंडर। देखिए, जब से जीएसटी लाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैक्स इवेजन, बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही नोबल एक्ट है, कहीं भी इस तरह का प्रेसिडेंट सेट नहीं है भारत में जीएसटी का। तो पहली बार लाया गया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि कैसे, हाउ टू डील विद जीएसटी। तो बहुत सारा टैक्स इवेजन भी हमने देखा है जब से जीएसटी आया है, विद न्यूमरस केसेस ऑफ टैक्स पेयर्स यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड इनडायरेक्ट टैक्स कमिंग टू लाइट। टैक्स अथॉरिटीज आर एक्टिवली यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये बात आपको पता है, जीएसटी इज कंप्लीटली ऑनलाइन, कंप्लीटली डेटा ड्रिवन सिस्टम। तो इसमें इवेड करना, टैक्स इवेजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो अथॉरिटीज हैं वो ई वे बिल्स का यूज करती हैं, जीएसटी रिटर्न्स का यूज करती हैं इवेजन को चेक करने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की है, ई वे बिल। तो व्हाट इज एन ई वे बिल? ओके, तो पहले तो वे बिल क्या होता है। देखिए, वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ओके, अब क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं कि ओरिजिन क्या है कंसाइनमेंट का, डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ तक लेके जाना। अगर एक ट्रक है, एक व्हीकल है जो एक कंसाइनमेंट को कैरी कर रहा है, सो व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, क्या रूट है, कहाँ से एग्जैक्टली लेके जाना है। ठीक है, और व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसाइनर, नेम ऑफ द कंसाइनी, कहाँ पहुंचना है, उसका इंसान का नाम क्या है। तो ये कुछ कुछ जो डिटेल्स होती हैं वो वे बिल में होती हैं। तो ई वे बिल ऑफ कोर्स वो वे बिल है जो इलेक्ट्रॉनिक वे में जनरेट किया जाता है, ई वे बिल पोर्टल के माध्यम से। तो देखिए, एक और एडिशनल फैक्ट जो आपको बहुत बेसिक, देखिए प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है, इट ट्राइज एंड टेस्ट योर क्या आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं, इज योर बेस स्ट्रॉन्ग और नॉट। क्या आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आसपास आधार का आप सुनते हैं पब्लिक डोमेन में, आप जीएसटी के बारे में आए दिन सुनते हैं, तो आपको पता भी है कुछ प्रैक्टिकलिटी पता है इन सब चीजों की कि नहीं, वो टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इतना भी नहीं पता कि एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो
तब तक एक व्हीकल के माध्यम से गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल उसके व्हीकल में जो कंसाइनमेंट है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं उसको भेज सकते, सप्लाई कर सकते। तो आप जाइए ई वे बिल gst.gov.in पे जाइए, आप ई वे बिल जनरेट कीजिए, आप चाहे तो उसको बहुत ईजिली कैंसिल भी कर सकते हैं SMS के माध्यम से। इट इज दैट ईजी। तो ₹50,000 वाला जो थ्रेशहोल्ड है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर एक और चीज मैं छोटी सी आपको बता दूं कि जैसे ही ई वे बिल जनरेट होता है एक यूनिक ई वे बिल नंबर आता है जो एलोकेट किया जाता है बेसिकली, और ये सेम ई वे बिल नंबर सप्लायर को, जिसने बेसिकली कंसाइनमेंट भेजा है गुड्स का, रिसिपिएंट जिसके पास जाना है, डेस्टिनेशन, और जो ट्रांसपोर्टर है, तीनों के पास वो ई वे बिल नंबर होता है ताकि तीनों एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर सके। ओके, तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट मेक्स इवेजन वेरी डिफिकल्ट इस तरह से, क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है, जहां से निकल रहा है वहां से सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इनवॉइस भी है साथ ही में। ठीक है, हम देखेंगे अभी इनवॉइस, जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। द GST लॉ एस्टैब्लिशेस स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज एंड गाइडलाइंस दैट टैक्स पेयर्स मस्ट अबाइड बाय। अब देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी है, जितना हो सके करप्शन करना इसको इम्पॉसिबल बनाया गया है GST एक्ट के माध्यम से। अब देखिए, क्योंकि आप मेंस में अगर आंसर लिखेंगे, अगर एक part of the question is about the criminal offences under GST or CGST Act of 2017, write in a very formalistic manner that sections 122 to 131 of the CGST Act of 2017 contain provisions relating to penalties. Okay, जिसमें से अगर हम section 132 to 138 की बात करें, उसमें prosecution और compounding पे सारे मैटर लिखा है, कंटेंट लिखा है। अब एक और चीज हमने पढ़ी यहाँ पे, प्रोसिक्यूशन तो समझ गए ना आपके, जहां पे आपके अगेंस्ट केस स्टार्ट होगा, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरुआत होगी, वो सेक्शन 132 टू 138। सेक्शन 132 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा है, कंपाउंडिंग। तो अगर आपको बहुत बेसिक इसका मतलब ही नहीं पता कि कंपाउंडिंग होता क्या है, तो आगे पढ़ना इज वेस्ट कंप्लीटली। तो कंपाउंडिंग क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन शुरू ना हो, प्रोसीडिंग्स शुरू ना हो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जितना टैक्स का आपने इवेजन किया है उसका कुछ अमाउंट आप पेनल्टी के रूप में भर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। अब एक और चीज मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी लव्स टू डू दिस, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं है, आरबीआई का पावर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है नहीं करता, ये सब कुछ यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू ऑल ऑफ दिस। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, सिंस जीएसटी इज ऑलवेज राउंड द कॉर्नर, न्यूज़पेपर्स भरी रहती हैं जीएसटी से, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, वैसे तो ये बहुत मुझे लगता है कि शायद ही आए, पर जस्ट इन केस, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्ड भी बहुत बार हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जी की तरफ से सुनते हैं, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या जीएसटी एक्ट डिफाइन करता है कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग टर्म को, जी नहीं, कंपाउंडिंग टर्म को जीएसटी एक्ट नहीं डिफाइन करता, पर एक जनरलिस्टिक हम सेंस में जानते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। इफ यू वांट टू अवेल कंपाउंडिंग ऑफ योर ऑफेंस, यू कैन पे सर्टेन पेनल्टी एंड गेट रिड ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ओके, तो ये होता है कंपाउंडिंग। अभी देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजीज के मतलब देखे और बहुत ही कर्सरी रीडिंग दी। अब एक और स्टेटमेंट जो आपको यहाँ से मिलती है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि जीएसटी तो 2017 में इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है, इट इज अ नोवेल मैकेनिज्म, तो आईपीसी और सीआरपीसी प्रोविजन से रिलेटेड तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, यही होता है ना यूपीएससी के प्रीलिम्स में, आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई और कॉन्स्टिट्यूशन या बहुत सारी ऐसी चीजें कैसे लिंक्ड हो सकती हैं। वैसे जीएसटी अगर एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है या आपने न्यूज़पेपर में ये वाला पेज नहीं पढ़ा है, तो आप सोचेंगे कि जीएसटी और आईपीसी का क्या मतलब, आईपीसी तो 1860 में आया था, लेकिन है अब कैसे है हम वो देखेंगे। अगर एक स्टेटमेंट पे ये लिखा है कि ये ऐसे ऑफेंसेस लिंक्ड हैं, अरेस्ट सीआरपीसी से आता है, जो ऑफेंस जीएसटी में लॉ में लिखा हुआ है उसके लिए, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, दैट इज करेक्ट। अब हम देखेंगे जो भी मैंने बोला है उसका मतलब क्या है। देखिए, जो सीजीएसटी एक्ट है, ओके, इसके तहत एक ग्रुप, और अब देखिए, अगर एक ग्रुप है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, अगर वो एक इलीगल एक्ट कमिट करते हैं, जैसे टैक्स इवेजन, फ्रॉड करते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको, उस एक्ट को बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके, लेकिन अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अगेन जीएसटी के एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है, तो कहीं तो डिफाइन होगा, है ना। तो इसीलिए जो सेक्शन 120A है आईपीसी का, वो डिफाइन करता है व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और सेक्शन 120B जो है, इट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर दिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
ओके, पनिशमेंट के साथ डील करता है। लेकिन जो सेक्शन 46 है सीआरपीसी का, वो ये डील करता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में कैसे अरेस्ट किया जाएगा। ओके, व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म, व्हाट काइंड ऑफ अरेस्ट इज इट गोइंग टू बी। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैसे लिंक्ड हैं ये तीनों एक्ट्स। सेक्शन 69 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ। अब देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो सीजीएसटी का एक्ट है उसका सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर आपको एक इंसान को अरेस्ट करना है तो आप एक कमिश्नर के ऑर्डर के तहत ही किया जा सकता है व्हेन ही बिलीव्स दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 132। सेक्शन 132 अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह के ऑफेंसेस की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 165 और सीआरपीसी डील्स विद द सर्च। ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि कमिश्नर का ऑर्डर होता है एंड ही सॉर्ट ऑफ इज द अथॉरिटी हियर। व्हाई डिड द पार्लियामेंट इंक्लूड पीनल प्रोविजंस इन जीएसटी लॉ। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा रैशनल है। तो देखिए क्या होता था, सो अप टू फ्रॉड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अरेस्ट की बात की गई है कि अरेस्ट करना कोई बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। एक टर्म है जो आप बहुत बार पढ़ते हैं, टैक्स टेररिज्म, है ना। यूपीएससी ये भी बहुत करता है, स्पेशली प्रीलिम्स में वो बहुत ही डेफिनेशन लिख देता है, 4 स्टेटमेंट्स, बताइए ये स्टेटमेंट किससे लिंक है, ये इसका मतलब क्या होता है ना। एक से दो क्वेश्चन ऐसा हर साल आएगा ही आएगा, स्पेशली इकोनॉमी के सेक्शन में से। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज दिस एसोसिएटेड विद, व्हाट डज दिस डिनोट, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर टैक्स टेररिज्म है तो जहां पे बेसिकली जो अथॉरिटीज हैं या सरकार है टैक्स निकालने के लिए आम जनता में से, टैक्स पेयर्स में से हर तरह का अरेस्ट, पेनल्टी, ये सब कुछ लगाती है, दैट इज नोन एज हरासमेंट ऑफ द टैक्स पेयर्स टू टू गेट द टैक्सेस फ्रॉम देम, दैट इज नोन एज टैक्स टेररिज्म। तो इसीलिए बहुत सारी आशंकाएं ये थी कि अगर आप अरेस्ट का यहाँ पे एक प्रोविजन रख रहे हैं तो दैट वुड अमाउंट टू टैक्स टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, जैसे हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस हमारी सरकार हार भी गई है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाले, तो उसको टैक्स टेररिज्म से ही आप कह सकते हैं कि इक्वेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको इतना टैक्स निकालने की लोगों से है, ऐसा बोला जाता है कि आप अभी लॉ लेके आए हैं 2018 में और आप कह रहे हैं कि 2014 में भी अगर किसी ने इस लॉ के तहत वाले प्रोविजंस को लांगा था तो उसको भी हम उससे टैक्स लेंगे। सो दैट इज टैक्स टेररिज्म। सो अप टू अ फ्रॉड ऑफ 2 करोड़ रुपीज। ओके, यहाँ पे बस इतना बोला गया है कि अच्छा अरेस्ट को अलाउ तो किया गया है पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है, जो बहुत बड़े फ्रॉड केसेस हैं 5 करोड़ से ऊपर इस तरह के। ठीक है, what has been recommended। अब देखते हैं हम बेसिकली कि क्या रेकमेंड किया गया है 48th जीएसटी काउंसिल द्वारा। तो 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ने रेकमेंड किया है बहुत सारे मेजर्स को, कि बहुत सारे जीएसटी ऑफेंसेस जो हैं जो सेक्शन 132 के अंडर लिखे हुए हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करना, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होंगे। ठीक है, तो और साथ ही में उन्होंने क्या किया है, इट हैज रेस्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी। पहले 1 करोड़ तक का अगर आपने इस तरह का कोई टैक्स इवेजन किया है, अब उसको आपके प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट नहीं चालू की जाएगी 1 करोड़ के फ्रॉड के अंदर। 2 करोड़ एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो आपने रेज कर दिया एक्सेप्ट फॉर दी। लेकिन अगर हाँ आप ऐसे इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं जो फेक हैं, ठीक है, या ऐसे तरह के केसेस में अभी भी वो थ्रेशोल्ड 1 करोड़ वाला ही है। रिड्यूसिंग द कंपाउंडिंग अमाउंट। अब देखिए इन्होंने कंपाउंडिंग को भी कम कर दिया। देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर तो स्टेटमेंट ये आए कि 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कंपाउंडिंग के अमाउंट को प्रेजेंट रेंज जो है 50 to 150% ऑफ टैक्स अमाउंट, यानी कि अगर आपने एक टैक्स इवेजन किया है, ठीक है, और आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाली है, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन शुरू ना हो, तो आप क्या कर सकते थे अभी तक, डिपेंड करता है कितना आपने टैक्स इवेजन किया है, कितना बड़ा फ्रॉड है। तो या तो आपसे 50% ऑफ टैक्स अमाउंट भर के आप यानी कि आधा टैक्स भर के जो आपने इवेट किया है आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते थे, या कहीं बड़े केसेस में 150%, बहुत बड़ा फ्रॉड है या कुछ इस तरह का है इलीगल, तो आपको प्रोसिक्यूशन से बचना है तो आप पहले तो पूरा टैक्स भरेंगे, 50% और एक्स्ट्रा भरेंगे। तो अभी तक ऐसा था। लेकिन अब देखिए अगर स्टेटमेंट ये आती है कि कंपाउंडिंग अमाउंट को भी कम इसीलिए किया है क्योंकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, कोर्ट पे वर्कलोड का बर्डन है, उसको कम करने के लिए, दैट इज ट्रू। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए, अगर तो मैंने ये कह दिया कि अभी आपको क्या करना है, अगर आपको एक
प्रोसिक्यूशन से बचना है तो आपको केवल 1/4 यानी कि 25% टैक्स अमाउंट भरना है और आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी। तो ऑफ कोर्स ज्यादा लोग सामने आएंगे ना कि ओके हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए अवेल करते हैं ये वाला ऑप्शन, तो इसीलिए क्या होगा, कोर्ट पे जो वर्कलोड है ये कम हो जाएगा। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 48 जीएसटी काउंसिल का जो एक्सर्प्ट आया ओरिजिनल, ठीक है, जो सरकार निकालती है उसमें यही लिखा है टू गेट रिड ऑफ द वर्कलोड ऑन द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब 25 to 100% बेसिकली कंपाउंडिंग अमाउंट है। ओके, और क्या हुआ है, डीक्रिमिनलाइजिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं कि कौन से ऑफेंसेस को जो सेक्शन 132 के तहत लिखे गए हैं जीएसटी एक्ट के, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो 3 बेसिकली ऑफेंसेस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अगर आप एक ऑफिसर हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जीएसटी से रिलेटेड जो भी उनकी ड्यूटी है, आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या अपनी ड्यूटी करने से प्रिवेंट करते हैं, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। या फिर आप क्या करते हैं, आप मटेरियल एविडेंस के साथ छेड़छानी, टेम्पर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी चोरी पकड़ी ना जाए, है ना। तो ये सेकंड केस है जो अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। थर्ड केस क्या है, थर्ड है फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, आपको बोला कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप प्रोड्यूस कीजिए, ऑफिसर द्वारा बोला गया, आपने नहीं कर पाए, आपसे और लेट हो गया थोड़ा, तो इस केस में भी बेसिकली फेलियर टू सप्लाई a particular kind of information, ये अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ओके, तो ये चीजें हैं जो डीक्रिमिनलाइज हो गई हैं। आई होप ये 3 कैटेगरीज आपको याद रहेंगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये है सेक्शन 132 का, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली 132 वाला हम सेक्शन देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाना चाहूंगी कि जो सेक्शन 132 है बेसिकली, उसमें सारे, यहाँ पे क्या लिखा है, उसमें सारे ऑफेंसेस, इस एक्ट में सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट दी ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5। तो अब सबसेक्शन 5 तो क्या है, तो मतलब जो यहाँ पे लिखा है इसको छोड़ के सारे ऑफेंसेस जीएसटी के अंडर नॉन कॉग्निजेबल हैं एंड बेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, तो ठीक है, मतलब और बेल भी मिलना बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ऑफेंसेस जनरली जीएसटी के अंदर नॉन कॉग्निजेबल हैं, यानी कि वारंट की जरूरत है हायर अथॉरिटी की, और बेलेबल है, बेल मिल जाएगी। ओके, लेकिन जो अब सब सेक्शन 5 में लिखा है, ये जो बेसिकली केसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, वारंट की जरूरत नहीं है, और नॉन बेलेबल है, बेल लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब नॉन बेलेबल लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी ही बेल नहीं मिल सकती, वो बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशनैलिटीज वहां भी होती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, हम ये देख लेते हैं सब सेक्शन 5 क्या कहता है। देखिए, सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो क्लॉज ए है या क्लॉज बी है या क्लॉज सी है या क्लॉज डी है, ये बेसिकली कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं, इस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है वारंट के बिना, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चारों केसेस कौन से हैं जिस केस में एक जो ऑफेंस है वही कॉग्निजेबल है और जीएसटी के तहत वो नॉन बेलेबल बन जाता है। तो नंबर 1 है, यानी कि क्लॉज ए है, सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस, यानी कि आप क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं पर आप इनवॉइस इशू नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू, आपकी इंटेंशन क्या है, यू वांट टू इवेड द टैक्स। देखिए, यहाँ पे इंटेंशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली हमने देखे थे कि वहां पे आप इनवॉइस इशू कहीं लोगों ने नहीं किया था उस पर्टिकुलर पार्टी ने, लेकिन उनका इंटेंशन टैक्स इवेजन का नहीं था, तो प्रोसिक्यूशन को बेसिकली ये भी साबित करना पड़ता है कि इंटेंशन वॉज टू इवेड टैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए कि इनवॉइस, अब पहले तो हम इनवॉइस में आपको बता देती हूँ कि इनवॉइस क्या होता है। देखिए, एक सेल्स इनवॉइस होता है कि आप बेसिकली जब आप उसे इशू करेंगे तो आप बायर को या कस्टमर को, क्योंकि आप सेलर हैं, आप उसे इन्फॉर्म करेंगे कि देखिए आपने इतना इतना अमाउंट ऑफ, आपने 2 टी-शर्ट्स खरीदी हैं, साथ में 2 पजामास खरीदे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपने खरीदा है और टोटल आपका 500 रुपए होता है, दिस मच अमाउंट यू ओ टू मी, एज सून एज यू रिसीव द कंसाइनमेंट यू विल हैव टू पे दिस टू मी, ओके। बट ऑन योर एंड बिकॉज यू आर अ सेलर हियर, तो आपके केस में क्या होगा, ये बुक कीपिंग में हेल्प करेगा और ये सरकार को भी हेल्प करेगा, यही वाला इनवॉइस, राइट, क्योंकि आपने जितना अमाउंट और जितना
पैसा आपको वहां से आएगा, दैट इज योर रिसीवेबल, एंड हेंस इन बुक कीपिंग बेसिकली आपका रहेगा कि आपका अच्छा टर्नओवर कितना बनता है, ये सारी चीजें फिर आप कह सकते हैं कि आपके सरकार के लिए भी हेल्प करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अब यहाँ पे अगर आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे और आप वैसे ही गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर देते हैं, ओके, तो फिर ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्योंकि आप बेसिकली जब आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, आपने कितना अमाउंट बेचा, कितना पैसा आया, तो वो वाला पैसा आपका टर्नओवर में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप खुद को छोटा ही दिखाना चाहते हो, बहुत सारी तरह के सरचार्ज, बहुत सारे और टैक्सेस से बचना चाहते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब क्लॉज बी क्या लिखा है यहाँ पे? क्लॉज बी भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इशूज एनी इनवॉइस, आप एक इनवॉइस इशू कर देते हो या बिल इशू कर देते हो और आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई नहीं की, ठीक है, अब आप ऐसा क्यों करोगे? ऊपर वाले केस में तो आप टैक्स इवेजन करना चाहते थे, है ना, लेकिन इस वाले केस में आप क्या करोगे? आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो जो जीएसटी के तहत मिलता है, फेक इनवॉइसेस इशू करके। ठीक है, कि हमने 10 किलो आटा बेचा इतने का एंड ऑल ऑफ दैट। अब हम क्लॉज सी देख लेते हैं। क्लॉज सी है अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया ऊपर वाले केस में जो फेक इनवॉइस आपने बेसिकली इशू किया था उसको यूज करके। क्लॉज डी क्या है? कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स। आपने टैक्स तो ले लिया, आपने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि जीएसटी मैंने आपको बताया था एक्चुअली में क्या है कि कंज्यूमर से ही आप लेके देते हैं। इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में मैं बहुत डिटेल में आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। तो आप कस्टमर से ही लेते हैं और सरकार को देते हैं लेके। तो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया पर आपने सरकार को तो दिया ही नहीं 3 महीने के अंदर अंदर। ओके, जब आपका ड्यू था टाइम, जब आपको पे करना था, तो फिर दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अभी 2-3 चीजें और हैं जो हमें समझनी है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, what has been recommended to decriminalize? I think we have done this. ओके, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन? ये भी सब कुछ हम देख चुके हैं। व्हाट आर दी अदर? अब देखिए, ये कुछ और रेकमेंडेड मेजर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कुछ तो चीजें नहीं हो पाई, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये मीटिंग कई लोग कह रहे हैं वेस्ट क्यों हो गई, क्योंकि एक एपेलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि अपील सुनी जा सके। और बहुत सारी हम ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और हॉर्स रेसिंग पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, उनके हम रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ पाए, तो ये थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पे। लेकिन और अच्छी रिकमेंडेशंस क्या है? 2 मेजर रिकमेंडेशंस इंक्लूड रीफंडिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन्स एंड फैसिलिटेटिंग ई-कॉमर्स फॉर माइक्रो enterprises. Now this is very important. Now there is no procedure for claim of okay, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, 47th मीटिंग जब हुई थी जीएसटी की, इससे पहले वाली मीटिंग थी, उसी में एक अप्रूवल मिल गया था कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स जो हैं उनको बेसिकली अलाउ कर दिया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ई-कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, तो अब इधर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो ये अक्टूबर 2023 से प्रॉपरली इंप्लीमेंट होनी शुरू होगी। अनरजिस्टर्ड लोग कौन होते हैं? अनरजिस्टर्ड सप्लायर कौन होते हैं? देखिए, वो सप्लायर जिनको बेसिकली जीएसटी नंबर इशू नहीं हुआ। अब इसमें उनकी गलती नहीं है, ऐसे 8 करोड़ सप्लायर्स हैं, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन लोगों को आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए होता है, आपको एक रजिस्टर्ड सप्लायर बनना है, तो जरूरी नहीं है कि सबका जो थ्रेशोल्ड है बेसिकली वो 20 लाख का टर्नओवर हो ही या 40 लाख का टर्नओवर हो ही। गुड्स के केस में 20 लाख रुपए का अगर आपका एनुअल टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर मिलता है। पर ऐसे छोटे छोटे भी तो शॉपकीपर्स हैं, किराना शॉप्स हैं, अगर वो ई कॉमर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और सप्लाई करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ कि 20 लाख टर्नओवर हो। तो ऐसे अनरजिस्टर्ड जो बेसिकली सप्लायर्स हैं उनको अलाउ करना कि कोई बात नहीं, आप तब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन गेट योरसेल्फ इनकलकेटेड इनटू द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, अब एक चीज तो ये हो गई, 47th मीटिंग में ही हो गई थी। 48th मीटिंग में एक और चीज, अब इनको रिफंड के लिए भी अलाउ किया गया है, यानी कि इन्हें जीएसटी रिफंड मिलेगा, टैक्स रिफंड मिलेगा। ओके, द काउंसिल रेकमेंडेड, अब इसके लिए आपको सीजीएसटी रूल्स में और अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, एक्ट में भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ओके, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिफंड बाय द अनरजिस्टर्ड बायर्स इन सच केसेस, अनरजिस्टर्ड बायर्स इन सच केसेस। ओके, तो ये चीज मिली है, लिखी है बेसिकली यहाँ पे।
अब क्योंकि देखिए क्या है, जो बायर्स हैं उनको तो यही लग रहा है ना कि भाई रजिस्टर्ड उससे खरीद रहे हैं और वैसे, और वो कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उनका उनको रिफंड मिलना चाहिए, तो यही बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे, देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट लेट मी चेक। नो, देर इज नथिंग हियर जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। अब हम बाकी और आर्टिकल्स देखेंगे। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आप जानते हैं कि कैसे पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या लिखेंगे। ऑफ कोर्स 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग विद आर जुडिशरी। तो सबसे पहला तो एक जो सरकार ने बोला है कि सबसे दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि एनजैक जैसी कोई कमेटी नहीं है, अपॉइंटमेंट में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, अपॉइंटमेंट टाइम से हो नहीं रही, वैकेंसी इसलिए पड़ी है, इस वजह से केसेस नहीं सुने जा रहे। नंबर 2, आपने क्या पॉइंट लिखना था, आपने वेकेशन के बारे में लिखना था, क्योंकि वेकेशन के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। वेकेशन एक कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि सर्दियों में विंटर्स में क्रिसमस होता है, तो यूरोपियन जजेस होते थे, उनको जाना होता था फेडरल कोर्ट के जजेस, तो इसीलिए उन्होंने विंटर वेकेशन रखी। अब समर वेकेशन की होती थी, समर वेकेशन इसलिए होती थी क्योंकि उनको यहाँ की गर्मी बहुत ही ज्यादा गर्म लगती थी, इतना तो वो दे वर नॉट यूज्ड टू इतनी गर्मी, तो इसीलिए एक 10 हफ्ते का कम से कम वो पीरियड ब्रेक लेते थे। अभी तो 7 हफ्ते की है, तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने दूसरा पॉइंट ये रखा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो सकते हैं अगर वेकेशन, इतनी लंबी लंबी वेकेशन की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना है। ठीक है, अब नंबर 3, यहाँ पे एक और चीज बोली गई है जो हमारे, आई वुड रीड इट फर्स्ट, और 2 यहाँ से आपको जो पॉइंट मिलते हैं, ब्यूटिफुल पॉइंट्स। माई सिंसियर रिकमेंडेशन इज यू प्लीज नोट देम डाउन। ठीक है, तो आप जरूर लिखिएगा अपने आंसर में ये पॉइंट्स। तो देखिए, 2 important voices have weighed in recently on delays in the justice delivery system। जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि देखिए, कई लोग कहते हैं नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी 34 का स्ट्रेंथ है तो और कर दो इस तरह, और उससे पेंडेंसी कम हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कर देने से ये जो प्रीनियल प्रॉब्लम है जो इतने समय से चली आ रही है पेंडेंसी की, वो खत्म नहीं होगी। और साथ ही में अगर हम बल्कि जितना सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उतना भी हमें हाई कोर्ट लेवल पे तो फिल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतने कंपिटेंट जज ढूंढने बहुत मुश्किल है कि किनको एलिवेट करके हाई कोर्ट के जज बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोली थी। ओके, जो सुशील कुमार मोदी हैं, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, ही इज अ बीजेपी पर्सन। तो उन्होंने बोला था कि देखिए हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज समवेयर और द अदर इट इज ट्रू। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिया और पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म। जॉइनिंग द डॉट्स, इट सीम्स क्लियर दैट रिफॉर्म्स inspired by convention will be pretty much like re-engineering। okay, so do we have other instruments? तो इन्होंने बोला है कि देखिए अच्छा, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, पर नंबर ऑफ जजेस भी नहीं है इतने तो अवेलेबल, क्योंकि हाई कोर्ट जज मटेरियल ही नहीं है, अब इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या सोल्यूशन है? ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि वी हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड टैलेंट टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। पर अब एक सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलता है। हम बहुत सारे जजेस हर साल देखते हैं, दे आर वेरी फाइन जजेस बट दे आर रिटायरिंग फ्रॉम हाई कोर्ट्स, है ना, हर कोई रिटायर तो होता ही है एक पॉइंट के बाद। ठीक है, दे आर फाइन जजेस, दे हैव डिपिक्टेड कि हम किस तरह की टैलेंट वो ओ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो व्हेन दे रीच द एज ऑफ 62 दे रिटायर। पर बात ये है ना कि 62 के बाद भी देयर आर सेवरल गुड ईयर्स जो वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनका एक सही यूज भारत के लिए या अपनी ड्यूटी के लिए नहीं निकाल पाते, तो यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। ठीक है, एक्सटेंड द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड ब्रिंग बैक। अब साथ ही में ये जो हाई कोर्ट जजेस हैं, ओके, ये जो बेसिकली रिटायर हो रहे हैं, इनको हम दोबारा रोपिन कर सकते हैं। हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर हो रहे हैं, इनको भी रोपिन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे? स्पेशल लीव पिटिशन जो है आर्टिकल 136, ठीक है, स्पेशल लीव पिटिशन जो ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर, लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर जो है, ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर जो हैं, इनके डिसीजन के खिलाफ जो अपील डलती है, देखिए बहुत सारे, दिस इज द बिगेस्ट क्लॉक टू जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो रिटायरिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, इनको एडहॉक बेसिस पे ये कैसे भी बेसिकली आप रोपिन दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी दे विल वर्क, राइट? ओके, तो यू कैन ब्रिंग देम अप, और आप बेसिकली इनको ये स्पेशल लीव पिटिशंस के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। Okay, because they take away these special leave petitions, they take away half the time of the country's senior most judges in just reading these mountainous files to decide which minute fraction to hear and dismiss the rest। तो basically आपको यहाँ से क्या पता चलता है
कि रिटायरिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, स्पेशली अगर हम सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें तो रिटायरिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी roped in for dismissing the special leave petitions, which is the biggest clog in the जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। स्पेशल लीव पिटिशन के ब्रैकेट में 136 आर्टिकल 136 लिखेंगे। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ से मिलता है। Okay, extending this a little more and have a scheme by which experienced high court senior advocates। अब यहाँ पे भी बेसिकली, चलिए आप ये छोड़िए, बस आपको यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो दूसरा बेसिकली अब एक और दिक्कत आती है कि अच्छा अब हमें इतने सारे जजेस के लिए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, है ना, एडहॉक जजेस के लिए, रिटायरिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, है ना, तो नया ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना, ऑल ऑफ दैट, नया स्टाफ चाहिए होगा उनको हेल्प करने के लिए। जी नहीं, एक सजेशन यहाँ पे और है, ऑनलाइन जस्टिस, ई जुडिशरी। तो ये बेसिकली जितने भी एडहॉक जजेस, आप देखिए, आप सोचिए कि 62 की उम्र पे, 65 की उम्र पे कोई रिटायर हो रहा है, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी जज इतने लेवल पे पहुंच के अपने क्रूशल ईयर्स को वेस्ट होते नहीं देखना चाहता कि दे डू नथिंग एंड दे कैन बी ऑफ नो यूज, दे वुड बी वेरी हैप्पी टू बी ऑफ सम सर्विस इन दिस फील्ड। तो आप बल्कि तो और अच्छा है कि आप कहिए कि आपको कुछ नहीं करना, अपने घर पे बैठ के मिनिमम सपोर्ट स्टाफ आपको चाहिए, यू कैन डू दिस वर्क फ्रॉम योर होम, यू कैन डिसमिस द स्पेशल लीव पिटिशंस फ्रॉम योर होम। ओके, सो टेक्नोलॉजी विल प्ले अ रोल हियर, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ से एक suggestion मिलता है। So you can definitely write it down. Citizenship paths to be eased for 6 minority groups from 3 nations. Now what is it? यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स बस ब्रीफ हैं, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पे ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम देंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए हम अब सिटीजनशिप ईज आउट करने के लिए तैयार हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए अब 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, जिनके पासपोर्ट्स और वीज़ाज ऑलरेडी आप कह सकते हैं एक्सपायर हो चुके हैं, ये अब वैलिड डॉक्यूमेंट्स की तरह एक्ट करेंगे अगर आपको सिटीजनशिप एप्लीकेशन डालनी है। आप हिंदू हैं, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं। सो फ्रॉम दीज 3 countries, if you belong to these 3 countries, then and you have passport, you have visas which have gotten expired, ठीक है, अपनी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, तो दे कैन एक्ट एज वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपकी सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि बेसिकली आपको प्रूव भी तो करना है कि हम एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं और इसी हम देश से आए हैं, इन्हीं तीनों देश में से आप एक हैं, तो उसके लिए पासपोर्ट तो कुछ चाहिए ही होगा, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा है, हाई कोर्ट अलाउज रैंडम डोप टेस्ट फॉर एविएशन पर्सनल। अब देखिए हम ये क्यों डिस्कस करें, अगेन आई वुड कीप इट ब्रीफ ओनली, बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट। आपको याद होगा द हिंदू के आई थिंक एक डेटा सेक्शन आता है, हिंदू के ही जो एडिटोरियल सेक्शन में, तो हमने उसमें एक बार डिस्कस किया था कि कैसे एविएशन सेक्टर जो है वहाँ पे प्रॉपर कंडीशनैलिटीज फिल करना वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता। भारत के केस में ट्रेनिंग सही नहीं है पायलट्स को, इस वजह से हमने रिसेंटली क्या देखे, बहुत सारे क्रैशेस देखे हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारा डेटा देखा था कि वाई आर क्रैशेस हैपनिंग, ट्रेनिंग इज नॉट प्रॉपर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो एविएशन में रिसेंटली हमने ओवर क्राउडिंग देखा, तो बहुत सारी चीजें एविएशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं, जेट फ्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया, सो लॉट इनटू इट, ओके। तो इसीलिए बेसिकली अब यहाँ पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि रैंडम ड्रग टेस्टिंग हो सकती है एविएशन पर्सनल की, जिसमें पायलट्स भी आते हैं, क्रू भी आते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यही बोला कि देखिए it is very important, it is clear that the testing of personnel for psychoactive substances is essential, क्योंकि जिस तरह का जिस सर्विसेज का जो नेचर है जो ये रेंडर कर रहे हैं, इट मेक्स इट पर्टिनेंट, कि बहुत ज़रूरी है। देखिए आप you are under some sort of narco substance and you're flying, how would that be a good thing for the for the flight, for the journey, for the safety of the people, okay। तो इसीलिए it is a good thing, okay। बट बिफोर दैट आई थिंक मुझे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना है, और वो ये है, ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि आपको रिसेंटली याद होगा कि हमने जोनल काउंसिल्स भी देखा। जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं, तो अभी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ, मतलब बेसिकली कोलकाता में हुई, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल चारों
स्टेट्स थी, तो उस पर हमारे होम मिनिस्टर ने बोला कि फाइनली इस पर्टिकुलर सेक्टर में, बेसिकली जो ईस्टर्न सेक्टर है, वहां पे जो माओइस्ट नक्सलाइट है ना, जो नक्सलाइट, जो नक्सलबारी रीजन, ये सब कुछ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो वहां पे बहुत हद तक थ्रेट कम हो गया है, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन अब ये जो आर्टिकल है, ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक थ्रेट की तरह हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो माओइस्ट, आई विल लेट यू नो, यहाँ पे तो बहुत कम चीजें लिखी हैं। पहले मैं इसकी कर्सरिंग रीडिंग दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका लिंक क्या है ईस्टर्न सेक्टर से। वहां तो हम ये रेड एरियाज जो आप अपना मैप बनाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन में, जहाँ जहाँ पे माओइस्ट एरियाज हैं, छत्तीसगढ़ एंड ऑल ऑफ दैट, अब कम होता जा रहा है। आप कंपेयर करके 2 मैप्स बनाते हैं, राइट। लेकिन अब एक और मैप अब बना देना कि ठीक है, यहाँ से निकल के कहीं और जा रहे हैं, तो तभी तो वहां पे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो आई विल लेट यू नो व्हाई। अब यहाँ पे ये चीजें लिखी, बट जस्ट इन अ मिनट। अब देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है, अलर्ट किया है तमिलनाडु पुलिस को कि देखिए, हमें ऐसा पता चला है हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से कि जो सीपीआई माओइस्ट हैं, वो अपना जो वेस्टर्न घाट्स स्पेशल जोन कमेटी है, उसको दोबारा एक्टिव और दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माओइस्ट है, उन्होंने अपना बेस जो जमा लिया है, जो ट्राई जंक्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए, अभी तक तो ये जो माओइस्ट मूवमेंट थी, जो रुपेश आलियास जोगी, इसके अरेस्ट के बाद, ही वाज अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम त्रिशूर, ठीक है, उनके बाद थोड़ी सी डैम्पन होती दिख रही थी, लेकिन अभी दोबारा बहुत सारे लोग रिक्रूट होते दिख रहे हैं। पुलिस सोर्सेज सेड दैट द फील्ड लेवल ऑफिसर्स अक्रॉस द स्टेट वर अलर्टेड दैट माओइस्ट हैड लॉन्च्ड अ मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम टारगेटिंग youth, especially students. Okay, dozens of youth, including students of a law college in a southern district, had already been inducted and indoctrinated with the Marxism। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो साउथ सेक्शन है, ये जो साउथ वाला ट्राई जंक्शन है, तमिल और तमिल और कर्नाटका और ये जो केरला वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली ये जो इनका वेस्टर्न घाट्स वाली कमेटी है, यहाँ पे जो इनकी स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं कॉल है, वो मार्क्सिज्म को है, माओइज्म को है, अंबेडकर आइडियोलॉजी को है, ठीक है। तो अब आप मार्क्सिज्म तो आपको पता है बेसिकली, और माओइज्म भी पता है। वैसे तो मार्क्स कौन थे? ही वुड कॉल फॉर रेवोल्यूशन, राइट, कि देर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड, है ना। तो वायलेंस किए बिना एक अच्छी स्टेट का कभी भी जन्म हो ही नहीं सकता। वैसे तो वो स्टेटलेस सोसाइटी में बिलीव करते थे, जहाँ पे इक्वालिटी है, प्रॉपर इक्वालिटी, है ना। फिर माओइस्ट आए। माओ कौन थे? माओ चाइना के लीडर थे, जिनके बारे में हम पिछले इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माओ क्या थे? माओ पीजेंट थे। अब मार्क्स का क्या था? मार्क्स चाहते थे कि वर्कर्स शुड एक्चुअली यूनाइट एंड दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज। ये आप सुनते हैं, बहुत क्लीशे एक कोट है मार्क्स का। लेकिन अब माओ कौन थे? माओ खुद एक पीजेंट थे चाइना के, तो फिर वो इतने बड़े लीडर बने, खैर वहां से। अब ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी तो सिर्फ वर्कर्स की बात करती है, तो ये तो पीजेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने माओइज्म अपना डेवलप किया, मार्क्सिज्म को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके, और इन्होंने बोला नहीं, पीजेंट्स भी इंटेलेक्चुअल्स हैं अपने, है ना, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे शुड ऑल्सो बी फाइटिंग एंड दे शुड ओवरथ्रो द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो माओइज्म भी आ गया साथ में, ठीक है। वायलेंस, सारे वायलेंस प्रोपोगेट करते। लेकिन अब अंबेडकर आइडियोलॉजी, अब यहाँ पे कुछ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, अब अंबेडकर आइडियोलॉजी से, अब देखिए भारत है ना, भारत में वर्कर्स, पीजेंट्स, यहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंबेडकर आइडियोलॉजी की अपील बहुत ज्यादा है। तो अपने इस पर्टिकुलर वायलेंस के लिए आप अंबेडकर आइडियोलॉजी को यूज करते हैं, ये जो ग्रुप है। अब क्या है इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कि ये एक प्लान कर रहे हैं, प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं मास लेवल पे, जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, अभी बेसिकली स्प्लिट वर्डिक्ट में भी हमने देखा कि फाइनली मिल ही गई है, ठीक है, अप्रूव कर दिया है दैट इट इज फाइन, इट डज नॉट वायलेट राइट टू इक्वालिटी। तो इसके खिलाफ, ऑल्दो जो डीएमके है, जो स्टालिन की गवर्नमेंट है, डीएमके जो अभी रूल कर रही है तमिलनाडु पे, वो खुद उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली है ईडब्ल्यूएस जजमेंट के खिलाफ। पर इस तरह का मास प्रोटेस्ट आना, तो अंबेडकर राइट आइडियोलॉजी को तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट, कि ईडब्ल्यूएस में से आपने जनरल कैटेगरी को दे दिया, लेकिन रिजर्वेशन का जो रैशनल है वही कास्ट बेस्ड है, सोशो कल्चरल है, तो आपने उनको बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर दिया इस रिजर्वेशन से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। सीपीआई माओइस्ट अभी भी ये मूवमेंट डाई डाउन नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा जो एडिशनल आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सीपीआई माओइस्ट के एक्टिविस्ट थे, वो केरला में कब आने शुरू हुए?
जब ग्रीन हंट मूवमेंट के बारे में, आपको मूवमेंट के बारे में पता होगा, जो सीआरपीएफ है भारत की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उन्होंने नक्सलाइट्स जो है उनके खिलाफ ग्रीन हंट मूवमेंट, यानी कि हम सबको ढूंढ के एक ही हंट करके मार गिराएंगे, ठीक है। तो इनके खिलाफ उन्होंने जब चलाई थी, हमारे सीआरपीएफ के फोर्सेस ने बेसिकली, जो दंड करान्या एरिया है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ पे, तो अब यहाँ से भाग के फिर वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना यहाँ से शुरू कर दिया केरला में, यहाँ से जो भाग के माओइस्ट निकले, ठीक है। तो फिर वो उडुपी, नीलांबर, वायनाड, है ना, दक्षिण कन्नड़, इन सारी जगहों पे जो ट्राइन जंक्शन में आता है, यहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये बेसिकली, और फिर सरकार को कैसे पता चला कि ये ट्राई जंक्शन इस तरह का एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक बार ही क्या हुआ कि कर्नाटका के एक पर्टिकुलर रीजन में एक लिटरेचर, एक बुक और एक इंस्ट्रक्शन सी, मतलब लिखी हुई मिली, कर्नाटका में माओइस्ट लिटरेचर मिली, लेकिन मलयालम में, ठीक है। तो फिर उन्होंने और पता लगाया और इससे पता चला, ओके फाइन, सो दिस इज द बेस ऑफ माओइज्म। अभी फाइनली ये लोग वहां से भाग के यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो अभी क्या है कि इन सब में से अब तमिलनाडु को क्यों अप्राइज किया गया है स्पेसिफिकली, क्योंकि तमिलनाडु ने सबसे अच्छा हैंडल किया है आज तक इस पर्टिकुलर ट्राई जंक्शन में से, ठीक है। तो तमिलनाडु की तरफ से हमेशा लीड आई है, एंड दे हैव वर्कड रियली वेल इन इट, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा ब्रीफली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के बारे में बताऊं, ओके, तो आपको ये बात पता है कि क्या चाहते हैं, ये ओवरथ्रो करना चाहते हैं वायलेंट मेथड्स यूज करके जो सेमी कॉलोनियल और सेमी फ्यूडल इंडियन स्टेट है। इनका ये कहना है हम आज़ाद कभी हुए नहीं, आज़ाद नहीं हुए, कोई फ्रीडम नहीं मिली है, असली इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था हमारे कॉलोनियल मास्टर से, जो नए मास्टर्स आ गए थे ये भी वही हैं, सेमी कॉलोनियल ही हैं, दे आर फ्यूडल फोर्सेज ओनली, और इन्हीं को बस ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो इनके खिलाफ हमें एक बहुत लंबी वॉर चलानी पड़ेगी और इनको हटाना पड़ेगा और इक्वालिटी लानी पड़ेगी। ये इनका बेसिकली आप कह सकते हैं मोटो है। और आप जानते हैं ऑलरेडी जो यूएपीए है, 2019 में ही इन लोगों को यूएपीए के तहत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। सीपीआई माओइस्ट की हम बात कर रहे हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट नहीं, सीपीआई मार्क्सिस्ट तो केरला की सरकार है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Okay, Northeast is not the last part of country but gateway for trade and ties, Modi. This is very important. यहाँ से आपको एक लाइन जो यहाँ पे मिल रही है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का लास्ट पार्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, इट इज़ अ अगर आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे फुल फ्लेजर एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ है ना। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में अब हमने बोलना शुरू कर दिया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के सेंट्रलिटी पे लाया करती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सेंट्रलिटी पे क्या लाया करता है, आसियान नेशंस करते हैं। अब आसियान नेशंस अगर सेंट्रलिटी पे लाया करती है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट हमारी सेंट्रलिटी पे लाया करता है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के। आप सोच के देखिए इसको इस तरह से, हाउ वुड यू अदरवाइज कनेक्ट विद द आसियान नेशंस? इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज this is the only gateway for trade and ties with the ASEAN nations. I hope you understand it. It cannot be, and कभी भी सोचा ही नहीं जाना चाहिए that north east is the last part of the country. Shouldn't be thinking about it. I hope you understand. तो north east पे बिल्कुल इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, आसियान में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट का एक सेगमेंट जरूर आएगा। और नॉर्थ ईस्ट पे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ओके, तो आप वो सारे लिखेंगे, कम से कम 4-5 इनिशिएटिव्स तो हमें यहाँ से ही मिल जाएंगे, जो आई वुड रेकमेंड यू प्लीज मेंशन देम। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Sunday said union government had been investing heavily in northeast India with, अब देखिए सरकार का मोटिव क्या है, सरकार का मोटिव है एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज्यादा जल्दी भी नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कीजिए, सबसे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के काम कीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि अब उन्होंने कहा है, गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी काउंसिल, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से बनाया गया है। इसको हम जानते हैं 1971 में, ओके, फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन 1972। अब ये क्या करती है, ये एक एडवाइजरी एजेंसी है, एडवाइजरी काउंसिल है, कैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इकोनॉमिकली, सोशली डेवलप किया जाए
ये रेकमेंड करती है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है, 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, एक भाई है सिक्किम, ठीक है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि कितना कितना काम किया गया है। मिस्टर मोदी attributed the focus on the northeast to the change in the way center had been looking at the region since 2014. For us the northeast is not the last part of the country. अब ये सारी चीजें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट द नंबर ऑफ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट्स है पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता है। आप ये जेन्युइनली लिख सकते हैं एक पॉइंट के जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है वो 9 से 16 चले गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लाइट जो है ये एक पॉइंट बनता है आपका यहाँ से, नंबर ऑफ फ्लाइट जो है ये 900 से 1900 हो गई हैं पिछले 8 सालों में, ठीक है। अब साथ ही में अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े, उन्होंने बोला है कि 50% इंक्रीज हुआ है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज में। दिस इज वेरी पर्टिनेंट क्योंकि जो कनेक्टिविटी है जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे यार, रोड तो एक बेसिक चीज है, उस पर काम नहीं करेंगे तो कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट। आप लोगों को परेशान है कैसे जाए, उन्होंने तो अपना फेट ही एक्सेप्ट कर लिया ऐसा कि है ही नहीं कनेक्टिविटी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, इंसिस्टिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गेन मोमेंटम आफ्टर द लॉन्च ऑफ पीएम डिवाइन स्कीम। तो ये स्कीम आप बिल्कुल लिखेंगे, लेट इट बी सॉर्ट ऑफ अ थर्ड पॉइंट फॉर यू। तो पीएम डिवाइन स्कीम की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, इट इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक 100% सेंट्रल फंडिंग वाला सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2025-26 तक बेसिकली इसके तहत बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, बेसिक ये सारी चीजें भी, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी, ठीक है, जो गति शक्ति मिशन के साथ इसको बेसिकली आप कह सकते हैं अमेलगमेट किया जाएगा, और बहुत सारी चीजें डेवलप होगी, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा, यूथ और वुमेन को सपोर्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से। So a lot of that. Okay, Mr. Modi said that the government had been working on improving digital connectivity. Now this is your next point. Digital connectivity को जो improve करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो in the northeast by increasing the optical fiber network with 6,000 mobile towers being set up at a cost of rupees 5,000 crore. Okay, तो ये सारी चीजें basically आपके लिए जानना बहुत important है। Let's see what point is here. Okay. Missile destroyer INS Murmugao commissioned into Indian Navy. Now this is also very important. अभी क्या हुआ है, देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इसमें तो कोई कंट्री यू कैन नॉट डू विदाउट बीइंग इंटरडिपेंडेंट, राइट। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री, सम अदर पर्सन। ओके, आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड की जरूरत बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा है ना। तो रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो क्वाड का भी आप कह सकते हैं मोटो है, सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स, पायरेसी नहीं होना चाहिए, मेरी टाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल आप इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन में पढ़ते ही हैं GS3 के लिए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आप कह सकते हैं वेक में हम बेसिकली INS मुर्मुगाओ का लॉन्च देख रहे हैं। INS मुर्मुगाओ बेसिकली जो 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड होने हैं प्रोजेक्ट 15B, उसमें से दूसरा है ये, ठीक है। तो INS विशाखापट्टनम आप जानते हैं, INS मुर्मुगाओ ये है, 2 और बन रहे हैं, अभी हम देखेंगे कौन से, ठीक है। तो मुर्मुगाओ तो आपको पता है, इट इज द हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ गोवा ऑन द वेस्ट कोस्ट, मुर्मुगाओ, ठीक है। तो यही बेसिकली यहाँ पे लिखा है। द शिप वॉज कमीशन ऑन द ईव ऑफ 60th एनिवर्सरी, जो हमने गोवा को लिबरेट किया पोर्चुगीज से, उसकी 60th एनिवर्सरी पे बेसिकली इसको कमीशन किया गया है, इंड्यूस किया गया है सर्विस में, ठीक है। इसमें 75% से भी ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट है, ओके 100% नहीं है, बट 75% इन इटसेल्फ इज अ लॉट। तो ये बेसिकली हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि कैसे हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, सिंस दिस इज ऑल्सो अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक फॉर यू, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें आप INS मुर्मुगाओ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। द वॉरशिप विल मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंट्री एंड आर फ्रेंडली कंट्रीज, स्टेटिंग दैट द कंट्रीज ग्रोइंग इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ नहीं है। 163 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है ये, फुल लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7400 टन्स, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बेसिकली हम देख लेते हैं कि कौन से 4 शिप्स बनने थे, 2 तो हमने देख लिए। तो देखिए जो 2 बचे हैं वो इम्फाल और सूरत हैं। तो ये बेसिकली ओके, IMS इम्फाल एंड INS सूरत आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ आउटफिटिंग एंड ट्रायल्स, ओके। तो बेसिकली विशाखापट्टनम, ये बेसिकली 4 कॉर्नर्स है ना कंट्री के,
है ना, उसको बेसिकली डोनेट करता है कि एक हो गया वेस्ट में, हमने देख लिया मुरमुगाओ, एक हो गया बिल्कुल ही ईस्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप यू अंडरस्टैंड। जो 4 इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स हैं, मुरमुगाओ, विशाखापट्टनम, इम्फाल एंड सूरत, उसको डोनेट करता है, ठीक है, मेजर सिटीज़ जो हैं ऐसी। ओके, तो इसको बेसिकली जो INS मुरमुगाओ है, इट इज़ प्रोपेल्ड बाय और थ्रस्टेड बाय और एनर्जाइज्ड बाय 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस केपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ मोर देन, मतलब 30 नॉट से भी ज़्यादा की आपको स्पीड मिलती है इनसे। Okay, I hope you understand it. These ships are equipped with BrahMos supersonic cruise missiles and long-range surface-to-air missiles. Some of the major indigenized equipment and systems aboard. Okay, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है. There is nothing much to explain here. Okay, तो ये सारी cruise missiles ये सब कुछ भी equipped है इसके साथ. So I hope you understand it. अब हम देखते हैं कि और कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। अब देखिए क्या हुआ है, वेरी पर्टिनेंट, क्योंकि अभी हम ना बहुत बढ़ चढ़ के इस तरह के फंड्स की मांग रखने लगे हैं और हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी पोजेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो वॉइस मिलती है, जो स्टैचर है हमारा, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही हमने बेसिकली अभी जो COP27 जो हमने भी देखा, जो शर्म अल शेख में इजिप्ट में हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देर इज एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अ न्यू एंड डेडिकेटेड फंड। मतलब अभी तक क्या है ना, देखिए एक बायोडाइवर्सिटी फंड नहीं है, कोई भी एक फुल फ्लेजेड बायोडाइवर्सिटी फंड नहीं है जो बायोडाइवर्सिटी के ही प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्जर्वेशन के लिए काम करे। ऐसा तो कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते रहते हैं बार बार, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने बोला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को बेसिकली हेल्प करे कि हम जो पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क है, सो दैट जो बेसिकली बात करता है हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, उसमें बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को एक स्पेशल हेल्प की जरूरत है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, एक बायोडाइवर्सिटी फंड होना चाहिए। ये हमने कहाँ बोला है, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, वहां पे बोला है। ओके, तो अब देखिए इसमें भी हमने कहा है कि अभी एक बहुत नई डिबेट है, तो आप कभी भी आंसर लिखिए। बायोडाइवर्सिटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है 2002 के एक्ट पे, है ना, आया आई थिंक 2018 में। तो उस पर भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर लिखिए कि यहाँ पे भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लॉजिक अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो डेवलपिंग कंट्रीज को एक फंड की तरह, फंड की असिस्टेंस की जरूरत है, फंड के माध्यम से, है ना। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से भी तो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। अब स्नो लेपर्ड्स है, स्नो ही मेल्ट होती रहेगी तो स्नो लेपर्ड का हैबिटेट नहीं जाएगा क्या? सो इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो ये लॉजिक है जो यहाँ भी अप्लाई होता है। तो 196 पार्टीज हैं कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, आप जानते हैं। ओके, दे आर फाइनलाइजिंग नेगोशिएशंस फॉर अ पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, अ न्यू सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, जिसमें हम हॉल्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस को। ओके, देयर हैव बीन रिपीटेड कॉल्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ द CBDR प्रिंसिपल इन द फिनेंस रिलेटेड टारगेट्स, एड्रेसिंग द स्टॉक टेकिंग प्लानरी एट CBD COP15। जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सब बातें बोली हैं, ठीक है। तो अब क्यों जरूरत है एक डेडिकेटेड फंड की? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जो बहुत सारे मल्टीपल कन्वेंशंस में फंडिंग की जो ज़रूरत होती है, इसको केटर करता है, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अब यही यहाँ से हम थोड़ा पचा कुचड़ बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन के लिए ले लेते हैं, कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है। इसीलिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड फंड हो। अगर हम पोस्ट 2020 इस तरह का कॉन्जर्वेशन और रिवर्सल करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो एक डेडिकेटेड फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एस्टैब्लिश्ड एज द 7th principle of Rio Declaration adopted at the Earth Summit in 1992, CBDR is defined as states have common but differentiated responsibilities in view of the different contributions to the global environmental degradation. However, applying the CBDR principle to biodiversity conservation has not been straightforward as compared to climate negotiations, and there have been repeated disagreements between the global north and south. तो जब आप global north and south का जो डिबेट पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट में तो बहुत विविडली देखने के लिए मिलता है। अब वो कहते हैं कि सीमेंट पे, कोल पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन होनी चाहिए। कैसे? हम डेवलपिंग नेशंस हैं, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के डेवलप कर रहे हैं, हमने तो अभी शुरू किया है। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? सो बेसिक कंट्रीज कम टुगेदर एंड दे अपोज इट। ओके, सो देयर इज दिस डिवाइड ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं देखते, हम यूनाइटेड नेशंस में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसने बोला कि ये 5 की 5 स्टेट्स जो होंगी, उसमें से सारे तो यूरोपियन ही हैं ऑलमोस्ट, है ना। इनको जो यूरोपियन अमेरिकन नेशंस हैं, इनको किसने सबसे समझदार डिक्लेयर किया कि इनके पास वीटो पावर्स होगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिवाइड हम वहाँ भी देखते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड पे, इंटरनेशनल स्टैंड पे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके,
देयर इज नथिंग मच हियर, बाकी सारी चीज़ें हम जानते हैं. Okay, at CBD COP15, the parties are also trying to achieve a consensus on eliminating subsidies that are harmful to the environment, such as subsidies for fossil fuel production. तो कोल के लिए सब्सिडी नहीं देनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम इसको कट डाउन तो नहीं कर सकते. अब देखिए एग्रीकल्चर की बात हो रही है, पर बात वही है ना कि एग्रीकल्चर पे हम सब्सिडीज नहीं देंगे. तो आप कहते हैं वहाँ से मिथेन निकलता है, लेकिन वो तो स्टेपल डाइट है ना, राइस. तो ये सारी चीज़ें बाय एटलीस्ट $500 billion एनुअली एंड यूजिंग दिस मनी फॉर बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन. तो फिर जहाँ से आप सब्सिडी का पैसा बचाएंगे फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट लेट सी कि होता क्या है यहाँ से. हम ये कल एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, इंडियन एक्सप्रेस के, तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, बट आई वांट टू डिस्कस एक्सप्रेस के एक दो आर्टिकल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए नॉर्थ कोरिया ने, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ. जापान ने, आपको पता है कि अपना सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को एक ओवरहॉल दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि अपना डिफेंस हाइक करेंगे, एक्सपेंडिचर हाइक करेंगे. 2% ऑफ GDP अब हम इसमें स्पेंड करेंगे, डिफेंस के इक्विपमेंट में, वॉर स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ में. तो ऑफ कोर्स हमने देखा कि चाइना ने इस पे कैसे रिएक्ट किया. चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो उसूमी स्ट्रेट है यहाँ पे बेसिकली अपनी एक पैसेज कर लिया अपनी नेवी के माध्यम से और दिखा दिया दैट वी आर वेरी एंग्री अबाउट इट. क्यों हम US वगैरह के प्रेशर में आके क्यों ऐसा कर रहे हैं, जापान एंड ऑल ऑफ दैट. ये सब कुछ डिबेट हम देख चुके हैं कैसे न्यूक्लियर क्वेश्चन वापस आ गया है. क्योंकि देखिए अगर एक बड़ा नेशन जो रशिया है वो छोटे नेशन यूक्रेन पे इन्वेजन का अटैक कर सकता है, तो ये जो बड़ा नेशन यहाँ बैठा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है एशिया में, चाइना, ये भी तो कर सकता है ना. जापान इतना विसिनिटी में है, जापान को खतरा है. ऑल्दो हम जानते हैं इनका इंपीरियलिस्टिक पास्ट रहा है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, पीस क्लॉज, वो ये कहता है कि हम वॉर एक कभी भी ऑप्शन है नहीं. बट स्टिल है ना, एक रिवर्सल है डेफिनेटली. और जैसा कि हमने बार बार बोला है कि कैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक वाटरशेड मोमेंट है, कि जो पीसफुल नेशन है, पैसिफिस्ट नेशंस है, दे आर टर्निंग वॉर टाइम लाइक मेंटालिटी, है ना. तो ये चीज हम देख रहे हैं, दे आर कंपेल्ड टू. ओके, तो ये नॉर्थ कोरिया, देखिए चाइना की तरफ से तो हमने गुस्सा देख लिया, नॉर्थ कोरिया ने भी दिखाया है. नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, दे हैव टेस्ट फायर्ड अ पेयर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो जिसका पोटेंशियल रेंज क्या है, इट कैन स्ट्राइक जापान, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. अब ये क्या है, इट इज अ पॉसिबल प्रोटेस्ट ऑफ टोक्योस अडॉप्शन ऑफ न्यू सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को एक ही कंट्री सपोर्ट करती है, वो चाइना है. तो इन्होंने इस तरह से बेसिकली दिखा दिया है कि हम दिस इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था. एक और जो आर्टिकल हमें यहाँ से मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बस एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि नारी शक्ति हमारे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी नरेंद्र मोदी जी की, उस पर उन्होंने थीम रखी थी. तो जो भी इंडिपेंडेंस डे स्पीच होती है वो अगले साल के पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके, तो नारी शक्ति के अंदर जो भी चीज़ हुई है हमने सब डिस्कस की है, अडॉप्शन एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिलती है, एट अनदर फुटबॉल फाइनल 3000 किलोमीटर अवे, अ फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स. ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना, मेसी, ये सब कुछ आप जानते हैं. ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे भी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है झारखंड में, मातृशक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट इन झारखंड. ठीक है, इसमें क्या हुआ, 32 ऑल विमेन टीम्स थी जो 23 विलेजेस ऑफ रांची और खुंटी डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली आई थी. बेसिकली क्यों सरकार प्रमोट कर रही है मातृशक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट को, सोशल इश्यूज जो हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए, जो विमेन एंड मदर्स के लिए हैं, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, विच हंट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस, जो आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं विमेन और उनको अपने घर पे नहीं मिलता, और जो ऐसा बार बार कहा जाता है कि जब सरपंच बनते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर आती है, इंडिपेंडेंस आती है एक विमेन के लिए, है ना. तो वही ये चीज़ें भी करती हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि जब एक विमेन जीती, फॉर एग्जांपल एक टीम जीती, तो उनका हस्बैंड को बुलाया गया सो दैट दे वुड हैंड ओवर द ट्रॉफी टू हिज वाइफ. सो दिस इज हाउ थिंग्स वुड चेंज. दिस इज हाउ द गवर्नमेंट शुड रोप इन सच इनिशिएटिव्स. ओके, तो मातृशक्ति फुटबॉल इनिशिएटिव ऑफ झारखंड इज एन एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, तो हम एक दो और ब्रीफली देख लेते हैं. अब देखिए आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार ये चीज़ भी बताई हुई है कि इंडिया नेपाल का एक पावर ट्रेड जो है बेसिकली
उसमें एक आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत चाइना की आती है। अब मैंने आपको एक बार बताया था कि कैसे बांग्लादेश में सबसे, बांग्लादेश इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज सेट टू बिकम अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी फॉर आवर पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट। पर बांग्लादेश की इकोनॉमी की ग्रोथ में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पावर कट्स की है, बहुत फ्रीक्वेंट पावर कट्स वहाँ पे होती है, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था, तो तब मैंने आपको सजेस्ट किया था, और ये मैंने खुद से आपको सजेस्ट किया था कि क्या हो सकता है कि व्हाट इंडिया कैन डू इज, इंडिया नेपाल, क्योंकि नेपाल के पास पावर सरप्लस है, हाइड्रो पावर जनरेशन करते हैं वो, हम एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन करके हम ये पावर थोड़ी सी खुद अपने ग्रिड में एंगेज करके फिर बांग्लादेश को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ बेसिकली है। लेकिन इंडिया की एक दिक्कत है, इंडिया अपोज करती है कि फॉर एग्जांपल जो आपका जो पावर प्लांट्स हैं, जैसे अपर तामाकोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेपाल का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इन सारे प्लांट्स में बेसिकली क्या है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हम इसको अपोज करते हैं। चाइना ने बनाया है, कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के रूप में है, तो नेपाल इस चीज़ को समझता है। पर नेपाल क्या चाहता है कि हम बांग्लादेश को डायरेक्टली फिर अलाउ कर दें कि वो खुद ले सके, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद चाइना एज सच। लेकिन अभी देखते हैं कि जो पावर ट्रेड है कैसे डेवलप होती है, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।